शुरुआत में केवल समरूपता थी, एक परिपूर्ण निर्दोष संतुलन था, प्लस और माइनस, सृजन और विनाश, पदार्थ और प्रतिपदार्थ का। बिग बैंग के बिल्कुल शुरुआती सूक्ष्म क्षणों में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से घना और प्रज्वलित भट्ठी था। ऊर्जा कणों के जोड़ों में बदले, हर एक पदार्थ के कण के जन्म के साथ उसका एक दर्पण जैसा प्रतिपदार्थ जुड़वा भी बना, और तुरंत ही वे एक दूसरे की तलाश में लग गए। जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ आपस में टकराते हैं तो वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और उनके पीछे केवल शुद्ध प्रकाश ही बचता है। यही था महाविनाश, एक युद्ध जो तब छिड़ा जब ब्रह्मांड एक सेकंड से भी कम पुराना था। भौतिकी के सभी नियमों के अनुसार यह युद्ध एकदम बराबरी पे खत्म होना चाहिए था, पूरी तरह से आपसी विनाश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर 1 अरब प्रति पदार्थ के कणों के मुकाबले 1 अरब और 1 पदार्थ के कण थे। जब विनाश की महान ज्वालाएं आखिरकार शांत हुईं, तो केवल पदार्थ का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश ही बचा। बाकी सब कुछ समाप्त हो गया। अपने हाथों को देखो, सितारों को देखो। आपके अस्तित्व का हर परमाणु, हर धूल का कण, हर जलता हुआ सूरज उसी एक से बना है। हम ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, हम तो इसकी बची खुची चीजें हैं। अपने अस्तित्व की पूर्ण असंभवता को समझने के लिए हमें आधुनिक भौतिकी की नींव स्टैंडर्ड मॉडल को देखना होगा। स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसे ब्रह्मांड का निर्धारण करता है जिसमें कड़े नियम होते हैं, और इसका सबसे पसंदीदा नियम है साम्यता, सिमेट्री। ऊर्जा किसी का पक्ष नहीं लेते। जब शुद्ध ऊर्जा द्रव्यमान में बदलती है तो उसे बिना किसी अपवाद के बराबर मात्रा में पदार्थ और प्रतिपदार्थ बनाना ही होता है। अगर आप एक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो आपको एक धनात्मक पॉजिट्रॉन भी बनाना ही होगा। यह ब्रह्मांडीय लेखांकन के बराबर है। हाथापाई हमेशा शून्य पर संतुलित रहनी चाहिए। लेकिन यहीं पर है महान वैज्ञानिक पहेली, साम्यता की समस्या। अगर प्रारंभिक ब्रह्मांड पूरी तरह निष्पक्ष और पूरी तरह साम्य था तो वो खुद को पूरी तरह से नष्ट कर चुका होता। हाथापाई पूरी तरह से फिर से शून्य पर संतुलित हो जाती। अगर ब्रह्मांड निष्पक्ष होता तो न तारे होते, न ग्रह, न रसायन शास्त्र, न जीव विज्ञान। ब्रह्मांड एक अंधकारमय शाश्वत समुद्र होता जिसमें केवल शुद्ध विकिरण मौन रूप से शून्य में फैल रहा होता। फिर भी हम यहां हैं, सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं और रात के आकाश की ओर देख रहे हैं। इस बात का खुद में ही प्रमाण है कि ब्रह्मांड में चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति ने धोखा दिया। प्रारंभिक ब्रह्मांड की क्वांटम मशीनरी में कहीं गड़बड़ी हो गई थी, एक गहरी जीवनदायिनी गड़बड़ी जिसे ब्रह्मांडीय असाम्यता कहा जाता है। एक पूरी तरह साम्य ब्रह्मांड अपने ही नियमों को कैसे तोड़ता है? 1966 में एक प्रतिभाशाली रूसी भौतिक विज्ञानी आंद्रेई सखारोव ने इस सवाल का जवाब देने का साहस किया। उन्होंने समझा कि आज जो ब्रह्मांड हम देखते हैं उसे बनाने के लिए आदिम प्लाज्मा को 3 सटीक, लगभग असंभव लगने वाली शर्तों को पूरा करना पड़ा। सबसे पहले ब्रह्मांड को बैरोन संख्या संरक्षण के नियम का उल्लंघन करना पड़ा। सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो कणों को उनकी मूल पहचान बदलने की अनुमति दे सके। ऐसा तरीका जिससे बिना उसके प्रतिकण के केवल पदार्थ को हवा से बनाया जा सके। लेकिन केवल एक व्यवस्था होना ही काफी नहीं है। दूसरा, ब्रह्मांड में एक मौलिक पक्षपात होना चाहिए था। सखारोव ने इसे सीपी उल्लंघन कहा। कल्पना कीजिए कि आप एक पूरी तरह संतुलित सिक्का 1 अरब बार उछालते हैं। आपको उम्मीद होगी कि लगभग आधे बार हेड्स आएंगे, आधे बार टेल्स। लेकिन अगर सिक्का भारी हो तो क्या होगा? अगर भौतिकी के नियम ही स्वाभाविक रूप से पदार्थ को प्रतिपदार्थ की तुलना में थोड़ा सा अधिक पसंद करते हो तो क्या होगा? सीपी उल्लंघन भौतिकी का टूटा हुआ आईना है। यह साबित करता है कि प्रकृति पदार्थ और प्रतिपदार्थ के साथ अलग व्यवहार करती है। वे एक दूसरे की पूरी तरह से परछाई नहीं है, वे अलग अलग दरों पर क्षय होते हैं। सिक्का भारी है, लेकिन एक भारी सिक्के को भी गिरने के लिए एक मेज चाहिए होती है। तीसरी और अंतिम शर्त है तापीय असंतुलन। ब्रह्मांड को बहुत तेज, अभूतपूर्व गति से फैलना और ठंडा होना पड़ा। अगर ब्रह्मांड बहुत धीरे धीरे ठंडा होता तो पदार्थ और प्रतिपदार्थ बस एक दूसरे में बदलते रहते, अंततः संतुलन प्राप्त कर पूरी तरह से नष्ट हो जाते। लेकिन ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल गया, प्रतिक्रियाएं थम गईं, संगीत रुक गया और पदार्थ की वो छोटी सी विषम अतिरिक्तता फंस गई, हमेशा के लिए अस्तित्व में बंद हो गई। विनाश का युद्ध केवल कुछ अंश सेकंड तक चला, लेकिन जब धुआं छटा तो ब्रह्मांड बदल चुका था। प्रति पदार्थ का सफाया कर दिया गया, उसे विलुप्ति की ओर धकेल दिया गया। जो बचा वो था प्रकाश से भरा एक ब्रह्मांड और हाइड्रोजन व हीलियम की एक विरल बहती धुंध। वे जीवित बचे,
अरब में एक अपवाद। ये प्रक्रिया, ये बैरियोजेनेसिस, हमें ब्रह्मांड का पदार्थ तो दे गई, लेकिन इसने ब्रह्मांड का निर्माण नहीं किया। इसके लिए एक नई शक्ति ने कमान संभाली, गुरुत्वाकर्षण। अगले 13.8 अरब वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण ने अंतिम मूर्तिकार की तरह काम किया। उसने उन बचे हुए पदार्थ के टुकड़ों को इकट्ठा किया, उसने उन्हें दबाकर तारों में बदल दिया। उसने उन तारों को विशाल घूमती आकाशगंगाओं में सजाया और उन्हीं तारों के जलते हुए हृदयों में उसने कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा गढ़ा। चट्टानी दुनियाओं के निर्माण खंड, रक्त, हड्डी और पत्ते के निर्माण खंड। हर पर्वत श्रृंखला, हर महासागर, हर सभ्यता पूरी तरह से एक आदिम युद्ध के मलबे से बनी है। हम संभावना की धारदार तलवार की नोक पर खड़े हैं। उस महान विनाश की सटीकता पर विचार करें। 1 अरब बनाम 1 अरब 1 का अनुपात। अगर वो अनुपात थोड़ा सा भी बड़ा होता, मान लीजिए 1 अरब और 10, तो ब्रह्मांड पदार्थ से भर जाता। गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ अरबों साल पहले ही फिर से एक एकत्व में समेट चुका होता। अगर अनुपात बिल्कुल बराबर होता तो केवल अंतहीन प्रकाश का शून्य ही होता। आज तक बैरियोजेनेसिस आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। हम खेल के नियम जानते हैं, अंक-सखारोव की शर्तों को जानते हैं, लेकिन हम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ब्रह्मांड ने अपनी सममिति को तोड़ने का फैसला क्यों किया। हमें अभी तक वो सटीक तंत्र नहीं मिला है जिसने सिक्के का पलड़ा झुका दिया। शायद ये रहस्य डार्क मैटर में छुपाएंगे। शायद ये वो भौतिकी है जिसका हमने अभी तक सपना भी नहीं देखा। लेकिन जब हम अंधेरे विस्तार में ऊपर देखते हैं तो हमें सवाल के चमत्कार की सराहना करने के लिए सभी जवाबों की जरूरत नहीं होती। हम एक विसंगति हैं, ब्रह्मांडीय हिसाब किताब में एक गोलाई की त्रुटि। हम वही ब्रह्मांड है जो खुद को अनुभव कर रहा है, जीवित, जागरूक और अविश्वसनीय रूप से, असंभव रूप से भाग्यशाली।